तो हेलो गाइस, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि पता है कि हम लोग डेली क्या करते हैं कि जो आरपीएफ की जो भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी क्वेश्चन आने होते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है। सोनोरन क्या है आपका एक रेगिस्तान है। ये कहाँ पे है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यानी कि अमेरिका में है ये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो तीन सवाल और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एक ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे काला हारी मरुस्थल है और बाकी आपका सहारा मरुस्थल है नहीं, ये हो जाएगा। एशिया में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? गोबी गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में है। और तकला मकान भी है मरुस्थल, है नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं। थार मरुस्थल भी एशिया में ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है भाई? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या शिशिर विषु, वसंत विषु? ये है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, क्या है इसमें सही आंसर? तो ये है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन होता है। इसमें आप देखिए समझिएगा कि जो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति कब होती है? तो कहेंगे ये तो होगा कब? तो 21 जून को। कब होगा? 21 जून को होता है। ठीक है, ये घटना। और यहाँ पे शिशिर विषु कब होता है? तो होता है 23 सितंबर को होता है। और वसंत विषु कब होगा? 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को होता है। और इसके अलावा शीतकालीन संक्रांति कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात को लेकर कि इन दो डेटों पे क्या होता है कि रात व दिन की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जितने भी देश होंगे वहां पे दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को। शिशिर विषु कब होता है? 23 सितंबर को। ठीक है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति कब होती है? 21 जून को। ये विषु का मतलब होता है विषु का मतलब होता है इक्वल, यानी बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होगा? बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर होता है। यानी इसको अगर मैप पे समझें तो आप कुछ ज्यादा ही बेहतर समझ पाएंगे। देखिए ये क्या आपका है? भूमध्य रेखा, यानी क्या है? भूमध्य रेखा। ये आप देखेंगे कर्क रेखा और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मकर रेखा। तो यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे ही कहते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि ये होगा क्या? 0 डिग्री। क्या होगा ये? 0 डिग्री। क्या होगा ये होगा आपका 0 डिग्री अक्षांश।
तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश, यही तो होगा। यहां पे होगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश। इसे कहते हैं क्या? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने आपसे एक चीज बताई थी क्या, कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा लंबवत कब पड़ती हैं। ठीक है ना, वो डेट क्या है? तो आप देखिए कि जो ये यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले हिस्से पर, तो यहाँ पे क्या होगा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी। तो अब 21 जून को क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, यानी दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी और रात की अवधि छोटी होगी, यानी दिन हो सकता है 14 घंटे का हो जाए और रात 10 घंटे की हो जाए, है नहीं? तो वो 21 जून को होती है। ठीक है ना, 21 जून को। और ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में ही तो है, क्योंकि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है वो दो भागों में पृथ्वी को बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। अब जब यहाँ पे आएंगे इस वाले हिस्से पर, यहाँ पर, तो एक डेट होती है कौन सी? 21 मार्च। कौन सी होती है? 21 मार्च। और दूसरी कौन सी डेट है? देखिए 23 सितंबर। कौन सी है? 23 सितंबर। तो यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी एक वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। क्या होती है? गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य किरणें एक साल में 2 बार लंबवत यहाँ पे पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा कि इस भूमध्य रेखा पर जितने भी देश होंगे उन देशों में क्या होगा कि दिन की अवधि और रात की अवधि दोनों इक्वल होंगी। दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो 21 मार्च को क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शिशिर विषु कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे जब इसके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि इसे हम लोग कहते हैं शीतकालीन संक्रांति कहते हैं, जो कि मकर रेखा, यानी कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत कब चमकेंगी? तो 22 दिसंबर को चमकती हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को चमकती हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी। नहीं होगा यहां पर? ये तो होगा ना, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी दक्षिणी गोलार्ध में। अगला देखिए, अगला है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेजर टाइम, ग्रेट ब्रिटेन मेजर टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या गूगल मीन टाइम। देखिए जीएमटी का मतलब होता है यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम होगा। आप देखेंगे इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? निर्धारण कब किया गया था? 1884 में किया गया था। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम का। अब देखो ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? ग्रीनविच मीन टाइम रख दिया है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, इसी रेखा से विश्व में क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण होता है। क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। और ग्रीनविच मीन टाइम किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, या फिर यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं क्या? ग्रीनविच मीन टाइम। ये 1884 में इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये लंदन से गुजरता है। और थोड़ा यहाँ पे और भी बात करते हैं। देखिए जरा, अगर सवाल ये आ जाए कि ग्रीनविच मीन टाइम से
भारत का समय कितना आगे है या कितना डिग्री है, ध्यान देना कि ग्रीनविच मीन रेखा से, यानी इस रेखा से भारतीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आगे है, जो 5.5 घंटा मिनट क्या है, अंतर है। 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना, तो 5.5 घंटा समय आगे ही दिखाता है। ठीक है, तो हालांकि ये जो ग्रीनविच नहीं, इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी हम लोग कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं, वो 180 वाली है। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसे ही ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। सलाल बगलिहार दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, रावी, व्यास, चेनाब, सतलज। तो देखिए ये तीनों परियोजनाएं हैं ना, वो किस पे, चेनाब नदी पे हैं। और कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले पे सतलज नदी पर, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया ना आपका सलाल बगलिहार दुलहस्ती। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा एक उरी और तुलबुल परियोजना, जो कि झेलम नदी पे है। कौन सी वाली, तो एक कौन सा है, उरी, और दूसरी कौन सी है, तो तुलबुल परियोजना। ये किस नदी पे है, तो ये है झेलम नदी पर। कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में ही है। कुट्रालम जलप्रपात कहां स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। तो कुट्रालम जो है ये है कहां पर, तमिलनाडु में। कर्नाटक में आपको 2 जलप्रपात मिलेंगे, एक है आपका कुंचिकल जलप्रपात, जो कि नदी कौन सी है, वाराही नदी कौन सी है, वाराही नदी पर। और दूसरा कौन सा है, जोग या गर सोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये किस नदी पे है, तो ये है शरावती नदी। कौन सी है, नदी है शरावती नदी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को डैश डैश से जोड़ती है, चेन्नई से, पलक्कड़ से, कोट्टायम से, त्रिची से। तो यहाँ पे देखेंगे सेनकोट्टा दर्रा, आप लोगों ने बताया था कि जो सेनकोट्टा दर्रा है ये मदुरई को जोड़ा जाता है किससे, तो तिरुवनंतपुरम से, है नहीं। लेकिन तिरुवनंतपुरम के उसको ना देकर उसके पड़ोस का शहर दे दिया है। तो केरल का इसमें से कौन शहर है, पलक्कड़ भी है, लेकिन पलक्कड़ तो जोड़ता था वो आपका कौन सा था, तो पालघर दर्रा था, है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे
तो केरल का एक शहर है, इसका नाम है कोट्टायम। कोट्टायम, क्योंकि चेन्नई और त्रिची दोनों कहाँ के शहर हैं? ये दोनों तमिलनाडु के शहर हैं। ठीक है, तो यहां पर तिरुवनंतपुरम ना देकर उसके पड़ोस का जिला दे दिया है, इसलिए आपका कोट्टायम सही होगा। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। मतलब कैसे? भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। क्यों होता है? मतलब भारत में अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि जलवायु जो है उसका हमें अनुभव होता है। कब, क्यों होता है? रीजन क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी के कारण, कर्क रेखा से दूरी के कारण, हिमालय से दूरी के कारण, या सागर से दूरी के कारण, ऐसा क्या रीजन है? ठीक है ना। तो देखिए इसका रीजन एक आपका ये बता सकते हैं कि रीजन इसका क्या है। तो इसका रीजन क्या है भाई? भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु की परम सीमा का, तो इसका क्या आंसर सही होगा? भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। क्यों? रीजन क्या है? तो इसके रीजन है सागर से दूरी के कारण। क्या होगा? सागर से दूरी के कारण। अरे देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 8.37 मिलियन मीटर। ये देखो मीटर दिया हुआ है तो इसलिए मिलियन लगा हुआ है। 5.37 मिलियन मीटर, 6.37 मिलियन मीटर, या 7.7 मिलियन मीटर। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है कौन सा? ये वाला 3.37 मिलियन मीटर। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं, या इसे कह लो क्या, 6,371 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या का मतलब ये है कि अगर जैसे ये क्या है आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है, जो परिधि से परिधि की दूरी होती उस तो व्यास होगी ना, वो क्या होगा? वो होगा व्यास। यानी ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया व्यास। क्या हो गया? पूरा तो हो गया व्यास, लेकिन व्यास का ही आधा क्या होगा? त्रिज्या होगी, है नहीं? त्रिज्या होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि ये यहां तक का जो बीचों बीच तक का ये हिस्सा क्या है? आपकी त्रिज्या है। ये क्या है? आर है। ठीक है, तो ये कितना है? तो ये आधा हिस्सा है 3,771 किलोमीटर, है ना? इतनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ये है, और इसका दोगुना कर दो तो ये व्यास निकल के आ जाएगा। नहीं निकल के आ जाएगा? व्यास निकल के आ जाएगा। तो यानी अगर आप जाएगा कि पृथ्वी का ये जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितनी है? ये ध्रुवीय व्यास होगी, ये ध्रुवीय व्यास होगी, और ये क्या होगा? भूमध्य रेखीय व्यास होगी। कौन सी हुई? भूमध्य रेखीय व्यास होगी। तो ये कितना हो जाएगा? इसका दोगुना कर दो भाई। दोगुना कर दे क्या? देखो 6,371 गुणे 2, तो हो जाएगा कितना? तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 1 3 दूनी 6, 6 1 7, और 6 दूनी 12। यानी कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है या भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितनी है? 12,742 किलोमीटर। कितना है? 12,742 किलोमीटर। ये क्या है? तो ये है आपका, कह सकते हो, भूमध्य या विषुवतीय व्यास। तो अगर आपसे कुछ नहीं पूछता है विषुवतीय व्यास ना ही ध्रुवीय व्यास, केवल व्यास पूछता है, तो इतना हो जाएगा आपका 12,742, और इसका ही आधा क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है नहीं? तो इसको यहाँ मीटर दिया था, यूनिट बदल दिया था तो ये मिलियन हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6,371 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी की रेडियस है, यानी त्रिज्या है। पहले देखिए, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच में सीमा रेखा थी। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल या वर्मा। तो ये जो ब्रिटिश भारत था ना, उस समय देखा जाए तो अफगानिस्तान के बीच सीमा थी डुरंड रेखा। कौन सी थी? डुरंड रेखा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ये तो बहुत ही एक सिंपल सवाल है। क्योंकि पानी की उपस्थिति है ना, इसलिए कहते हैं क्या? नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि होते हैं नीला ग्रह कहते हैं, इसी वजह से। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो देखो इंडोनेशिया में तो क्या चलता है? रुपया ही चलता है। क्या चलता है? रुपया ही चलता है इंडोनेशिया में। अच्छा, एक बार सवाल आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा वो देश है जिस देश की मुद्रा पर भगवान गणेश का क्या है, उस पे चित्र अंकित है, तो वो इंडोनेशिया ही है। कौन सी है? इंडोनेशिया ही है नहीं?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे कई सारी चीजों में क्या है, ये उत्पादक में शीर्ष स्थान है। किस किस में ये क्या है, शीर्ष स्थान रखता है? शीर्ष स्थान किन किन चीजों में है? तो देखिए जरा, एक है आलू के उत्पादन में, आलू। दूसरा कौन सा है? मटर। तीसरा कौन सा आपका है? मशरूम। कौन सा है? मशरूम। चौथा कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका गेहूं, गेहूं। पांचवा देखेंगे तो ये आ जाएगा किसमें? आम, यानी आम। छठा देखेंगे तो छठा हो जाएगा आंवला। कौन सा हो जाएगा? आंवला। सातवां देखेंगे तो हो जाएगा कौन सा? खरबूज, यानी खरबूज। इसके अलावा और आठवां देखेंगे तो बात करेंगे तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में आगे है। नौवें में देखेंगे तो दूध के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। कौन सा? यूपी। और बाकी जनसंख्या के मामले में तो आगे है ही है, जनसंख्या के मामले में आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? क्या भाई? अन्नागार। अन्ना, अन्न मतलब हो गया अनाज, गार मतलब हो गया उसको रखने की जगह, है नी। तो इसमें गोदावरी डेल्टा, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो ये है कौन सा? कावेरी डेल्टा को कहते हैं। अरे देखिए, खार्तून डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। देखो जो खार्तून है ना, वो सूडान की राजधानी है। खार्तून जो है ये किस देश की राजधानी है? सूडान। और सूडान कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है, तो ये नील नदी के किनारे है, क्योंकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसका क्या सीन क्या है इसका, ये देखो जरा। जैसे एक आपने ताना झील सुना होगा। कौन सा? ताना झील। जो ताना झील है ये इथोपिया में है। किस देश में है? इथोपिया, इथोपिया में है। ठीक है, एक झील आपको यहां मिलेगी विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन ये जो विक्टोरिया झील है ये कहीं ना कहीं ये 3 देशों के मध्य है। कितने देशों के मध्य है? 3 देशों के मध्य है। उसमें एक देश आता है युगांडा, दूसरा है कौन सा? तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। और एक है आपसे कौन सा? केन्या। ये 3 देशों के बीच में है कौन सा? विक्टोरिया झील। लेकिन आप देखेंगे यहां से एक नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, यूं ये नदी निकलती है। ठीक है, एक नदी कौन सी निकलती है? यहां से देखिए टाना झील से। ठीक है, टाना झील से। तो इसमें से देखिए विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है इसका नाम होता है, इसका नाम होगा आपका कौन सा? तो इससे बोलते हैं हम लोग व्हाइट नील, व्हाइट नील। और ताना झील से जो निकलती है उसे निकलती है आपका ब्लू नील, ब्लू नील। ठीक है, और ये जब दोनों नदियां आगे जाके मिलती हैं ना, ये दोनों नदियां आगे जाके मिलती हैं कहाँ? खार्तून के पास में। तो ये नदी आगे जो जिस नाम से जानी जाती है वो कहलाती है कौन सी? नील नदी। कौन सी? नील नदी। तो जो नील नदी है वो 2 नदियों की संगम है, एक ब्लू नील और एक है व्हाइट नील। ठीक है, कौन सी है? व्हाइट नील। और ये जब नील नदी आगे जाएगी तो ये कहाँ पर? तो भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? नील नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी है? तो नील नदी है। तो ये बात क्या आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो व्हाइट नील है वो कहाँ से? विक्टोरिया से, और जो ब्लू नील है वो
ताना झील से निकलती है। तो ये जो खातून है वो नील नदी के किनारे है। और मिस्र को तो नील नदी का वरदान कहते ही कहते हैं, है नहीं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक मिस्र जो है देश, जिसकी राजधानी काहिरा है, तो मिस्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान कहते हैं। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, यानी भारत में देखो रेशम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में किस प्रकार का रेशम सबसे ज्यादा होता है? क्या वो टसर रेशर है, इरी है, मूंगा है, या मलबरी है? तो भारत में सबसे अधिक जो होता है वो होता है मलबरी। कौन सा? मलबरी। और भारत में ही केवल एक रेशम होता है, उसका नाम क्या है? मूंगा रेशम। देखिए जो मूंगा रेशम है, यह केवल भारत में होता है, भारत में होता है। और दूसरा पॉइंट ये कि जितने भी क्या है रेशे के प्रकार हैं, वो जितने भी हैं वो सारे भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे रेशे के हर प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे टसर हो, ईरी हो, मूंगा हो, मलबरी हो, ठीक है ना, या फिर अन्य हो, वो सब भारत में पाए जाते हैं। लेकिन जो मूंगा रेशा है वो केवल भारत में उत्पादित होता है, और सबसे अधिक कौन सा? मलबरी वाला। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, या एशिया? देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इसको लगभग करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का ही पूछ रहा है, महाद्वीप ही पूछ रहा है। तो कोलंबिया का पठार जो है ये कहां पे है? तो उत्तरी अमेरिका। कहां पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह किस किस तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया? सैल, भुज, पीर, किन्नर, या सागवान? ये उस समय ये था पीर किन्नर नामक लकड़ी, उसका इस्तेमाल किया गया था। भारत में डैश डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्रता से अधिक है। मतलब भारत में किस माह में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं और भी काफी तीव्र आते हैं, प्रचंड? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई और अगस्त, जून और जुलाई। तो मुझे लग रहा है इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए? अक्टूबर व नवंबर के माह में चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाले हिस्से में। निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका में है मोजावे, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया। तो जो मोजावे है ना, ये है उत्तरी अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा किस क्षेत्र में? चिली में। कहाँ मिलेगा? चिली। तो चिली जो देश है वहां मिलेगा। बाकी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये तो कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये भी शायद मतलब अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। टिटिकाका झील जस से जुड़ी है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जो कि कहां मिलेगा? बोल्विया और पेरू की सीमा पे पाया जाएगा। ठीक है, ये बोल्विया और पेरू की सीमा पे। तो टिटिकाका जो झील है ये विश्व की क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर ठीक है स्थित झील है। ठीक है, और ये जो आलू है ना, आलू का उत्पत्ति स्थान भी माना जाता है टिटिकाका झील, जो कि पेरू, क्योंकि पेरू तो है ही है ना, तो पेरू तो आलू का उद्गम स्थान है ही है, जहाँ पे उसका क्या हुआ था? विकास हुआ था, या वहां पे, या वहां का आलू वहीं का क्या है? ये सब्जी है। तो ये पेरू हुआ था और टिटिकाका झील के पास में। और टिटिकाका झील जो है ये नौकागम, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम में झील कौन सी है? यानी नाव को चलाया जा सकता है, वो कौन सा? टिटिकाका झील ही है। कौन सी है? टिटिकाका झील है। भारत में सबसे ऊंचाई पे झील कौन से है? उसका नाम है चोलामू, चोलामू झील। तो देखिए जो जो चोलामू झील है ना, ये कहां पे है? ये है सिक्किम में।
कहाँ पे है, सिक्किम में है। और ये क्या है, भारत का क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सा, चोलामू झील। तो ये आपको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कुल आज के कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल ये आपके 20 क्वेश्चन थे। जरा इसमें देखें और भी हैं, अब तो नहीं है, तो आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।